सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, मेजर विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज का टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की प्राचीन भारतीय अवधारणा। तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्राचीन दृष्टिकोण में इसकी अवधारणा क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य और समाज की सामूहिक समृद्धि ही वास्तविक अर्थ है, न कि केवल व्यक्ति की संपत्ति। मुख्यतः सामूहिक आर्थिक क्रियाओं, समुदाय एवं राज्य की संपत्ति उत्पादन, वितरण और समृद्धि पर आधारित रही है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र को केवल व्यक्तिगत धन संचय या लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि लोक कल्याण, राज्य संपन्नता एवं धर्म पालन का साधन माना गया है। मुख्य अवधारणाएं। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में समष्टि का अर्थ राज्य, समाज या पूरे समुदाय की आर्थिक दशा से जुड़ा था। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, स्मृतिशास्त्र, ग्रंथ, मनुस्मृति आदि में कुल आय, राजकोष, कर नीति, सिंचाई, व्यापार तथा मजदूरी, ऋण, मुद्रा व उत्पादन की कुल मात्रा का विवरण मिलता है। मुख्य अवधारणाओं के अंतर्गत राज्य की आर्थिक नीतियां, संसाधनों का समुचित वितरण, सामाजिक कल्याण व संतुलन बनाए रखने हेतु समष्टि दृष्टिकोण को अपनाया जाता था। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों के अनुसार समाज के समग्र हित और आर्थिक समृद्धि पर बल दिया गया है। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। कौटिल्य का सप्तांग राज्य सिद्धांत में बताया गया कि राज्य को 7 अंगों का संगठन बताकर राज्य की समष्टि आर्थिक संरचना स्पष्ट की गई। राज्य के जो 7 अंग थे उसमें स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, तो ये समष्टि के उदाहरण हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि राजा को इस प्रकार कर लगाना चाहिए जिससे प्रजा को भार न पड़े और उत्पादन बढ़े। तो ये भी एक समष्टि का उदाहरण है। राजा द्वारा ऐसा कर लगाना चाहिए जिससे कि जनता की भलाई हो। कहने का मतलब कि उन पे इतना कर ना लगा दिया जाए कि वो जितना उत्पादन करे वो कर में ही समाहित कर दे या उसको चुकाना पड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुस्मृति में समष्टि का कुछ उदाहरण जो राजा द्वारा लगाया जाता था वो कम से कम कर लगाकर उत्पादन बढ़ाने का था। ऋग्वेद में उत्पादन एवं श्रम विभाजन का उल्लेख है। समाज में श्रम का विभाजन और सहयोग आधारित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में भी उत्पादन और श्रम विभाजन, उत्पादन मतलब उत्पादन कौन कौन से अंग है, जैसे श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, तो इनका ऋग्वेद में उदाहरण है कि कौन कौन से कार्य होंगे और श्रम का विभाजन किस प्रकार से होगा, श्रम कौन कौन से किस प्रकार से कार्य करेगा, ये भी ऋग्वेद में उल्लेख है, जिसके उदाहरण से स्पष्ट होता है कि समष्टि का प्राचीन काल में महत्व था। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजा प्रजा सुखे सुखम, अर्थात राजा की समृद्धि प्रजा के सुख में निहित है। यह समष्टि अर्थ दृष्टिकोण है। अब समष्टि अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन में समष्टि अर्थशास्त्र को मुख्यतः 3 स्तरों पर देखा जा सकता था। प्राचीन काल में मतलब कौन कौन से स्तर थे, या कह सकते हैं कि उसके 3 प्रकार थे। पहला था राजकीय समष्टि अर्थशास्त्र। राज्य की आय व्यय, कर नीति, राजकोष, सार्वजनिक कल्याण आदि से संबंधित थे, जिसके उदाहरण कौटिल्य का कर और व्यय संतुलन सिद्धांत है। दूसरा जो स्तर था, जो समष्टि का जो दूसरा प्रकार प्राचीन काल में देखा गया है, वो था सामाजिक समष्टि अर्थशास्त्र। समाज की उत्पादन, वितरण और उपभोग की गतिविधियों का समग्र संतुलन समष्टि में पाया गया, जिसके उदाहरण थे ग्राम, कृषक, शिल्पी, व्यापारी वर्गों का समन्वय था। अगला जो स्तर देखा गया, धार्मिक नैतिक समष्टि अर्थशास्त्र। धर्म की अर्थ को धर्म और नीति से जोड़ना, अर्थ धर्म पूर्वक संचयित। इसका उदाहरण अर्थ का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। कहने का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्राचीन जो अवधारणा है वो काफी समृद्ध रही है
और इसके जो प्रमाण है वो तीनों स्तर हमने देखे कि राजकीय समष्टि अर्थशास्त्र, सामाजिक समष्टि अर्थशास्त्र, धार्मिक नैतिक समष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के जो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार रहे। अब प्राचीन काल में समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषता रही, तो इसकी पहली जो विशेषता है समग्र दृष्टिकोण, मतलब व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों को आर्थिक क्रियाओं का संतुलित विचार प्रदान उस समय किया गया था। मतलब समग्र विकास, समग्र व्यक्ति का पूरा विकास हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार से, इसी प्रकार से समाज का भी विकास हो और राज्य का भी। तो समष्टि में ये विशेषता प्रमुख रही। दूसरी विशेषता थी धर्म आधारित अर्थनीति। अर्थ का संचालन धर्म और नैतिक मूल्यों के अधीन होना चाहिए। धर्म आधारित अर्थनीति मतलब प्राचीन काल में क्या होता कि धर्म जो धर्मालय या कह सकते हैं कि धर्म के अनुसार जो मंदिर होते थे उसी के अनुसार धन का संचय किया जाता था, मतलब धन वहां पे उपयोग किया जाता था और उसी के अनुसार किसानों हुए जो ग्रामीण है उनको धन दिया जाता, जिसके बदले में वो जो भी है उसका ब्याज करते थे। और नैतिकता का तात्पर्य था कि उस समय नैतिक नीति का उपयोग किया जाता। नैतिकता क्या कहती कि हम कोई भी कार्य करें तो उसका सुव्यवस्थित हो, नीति के अनुसार हो, समाज के लिए हितकारी हो, है ना। कहते कि हम किसी से अगर कोई वस्तु उधार ले रहे हैं तो हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस वस्तु को लौटाएं। तो प्राचीन काल में समष्टि अर्थशास्त्र की जो नीति थी वह नैतिक भी थी। अगली जो विशेषता राज्य की सक्रिय भूमिका। राजा जो होता था वो उसका महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन काल में था। राजा जो सरकार या मुखिया होता था को आर्थिक नियामक और कल्याणकारी भूमिका में देखा गया था। मतलब राजा सर्वा होता था। राजा जो भी आर्थिक निर्णय लेता था वो सभी जनता के लिए मान्य थी और राजा सभी के लिए जो अपनी प्रजा है उसके लिए कल्याणकारी कार्य करता था। अगली विशेषता थी संपत्ति का सामाजिक उद्देश्य। धन केवल व्यक्तिगत नहीं सामूहिक कल्याण हेतु अर्जित और उपयोग किया जाता था। उस समय की जो विशेषता थी संपत्ति का सामाजिक उद्देश्य, में जो भी संपत्ति एकत्रित की जाती थी राजा द्वारा तो उसका जो उद्देश्य था लोगों का कल्याण किया जाए, सभी लोगों को उसमें भागीदारी रहे, सभी का कल्याण हो, सब व्यवस्थित रहे, यही समष्टि की विशेषता थी। अगली जो विशेषता थी उत्पादन और वितरण का संतुलन। उत्पादन समान रूप से किया जाए और उसी का वितरण भी संतुलित हो, संसाधनों का वितरण एक समान हो, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। उत्पादन मतलब जिन संसाधनों का उपयोग किया जाए उनका व्यवस्थित तरीके से, जैसे भूमि है, जैसे भौतिक जो संसाधन है, भूमि है, जल है ना, प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, तो इनका जब जितना भी उत्पादन कार्यों में इनका उपयोग किया जाए तो ऐसे संसाधनों का उपयोग वर्तमान में तो हम कर ही रहे हैं पर उसको भविष्य के लिए भी रखा जाए, इस प्रकार से उसमें संतुलन था। अगली जो विशेषता थी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना। स्थानीय उत्पादन और घरेलू उद्योगों का संरक्षण। स्वदेशी वस्तु या स्वदेशी की भावना से तात्पर्य है कि उस समय ग्राम के लोगों के लिए जो स्वदेशी वस्तु थी या स्वदेशी वस्तु का निर्माण करने पर बल दिया गया। स्वदेशी अगर ग्रामीण अपने द्वारा निर्मित वस्तु का अगर निर्माण करता है या उपभोग करता है तो वो आत्मनिर्भर बनता है। तो प्राचीन समष्टि अर्थशास्त्र की जो विशेषता थी उसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना का देखा गया था। अगली जो विशेषता थी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संतुलित उपयोग। जैसे कहा गया है कि प्रकृति के द्वारा जो जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है तो उसका उपयोग एक संतुलित हो। संतुलित मतलब जितना आवश्यकता हो उतना ही उसका दोहन किया जाए ताकि वह भविष्य में भी काम दे, है ना। मानवीय संसाधनों मतलब जितने भी मानव जनसंख्या है जो कार्यबल है या जब कार्यरत है उन संसाधनों को भी संतुलित उपयोग किया जाता था। यह समष्टि की अगली विशेषता थी। अगली विशेषता हुई स्थानीय विकास। स्थानीय विकास मतलब उस समय जो ग्राम
सभाएं होती थी या जो गांव होते थे, तो उनका सबसे पहले उसी का विकास किया जाए, क्योंकि ये समष्टि की ये जो विशेषता के अंतर्गत ये देखा गया था कि अगर स्थानीय विकास होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान का विकास होने से दूसरे स्थान का भी विकास कर, मतलब ग्राम का विकास होगा तो जनपद लेवल पे, जनपद से राज्य, इस प्रकार से सभी का विकास देखा गया था। प्रकृति और समाज दोनों को दीर्घकालिक समृद्धि पर बल दिया गया था। महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कुछ बिंदु हैं, जैसे राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में समष्टि अर्थशास्त्र राज्य की आर्थिक शक्ति और स्थिरता का मूल माना गया था। अगला जो महत्व, सामाजिक न्याय की स्थापना। उस समय समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की प्राथमिकता थी, यह भी महत्व समष्टि का है। लोक कल्याण की नीति, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी आगे की ओर अग्रसर हो, सभी का विकास हो, यह नीति समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्व से ही पाई जाती थी। अर्थनीति का अंतिम लक्ष्य था, मतलब राजा द्वारा जो नीति तय की जाती थी अर्थनीति, उसका अंतिम लक्ष्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी का कल्याण हो। अगला जो महत्व था, राजकोषीय अनुशासन का शिक्षण, मतलब राजकोषीय आय व्यय का संतुलन, अपव्यय की रोकथाम और नीति संगत व्यय का महत्व दिया जाता था। मतलब सभी लोगों को या सभी राजा द्वारा यह तय कर लिया जाता था कि वे लोग जितने भी सदस्य हैं, जितने भी निवासरत ग्रामीण हैं, वो अपना आय अपनी जितनी आय है उसी प्रकार से उसका व्यय किए, मतलब जितना इनकम है उतना ही व्यय करें, इसका संतुलन बना रहे। अपव्यय की रोकथाम, मतलब फिजूल खर्च पर रोक थी, और नीति संगत व्यय करना, मतलब जहां हो सके नीति के अनुसार वहीं पे व्यय किया जाए, तो यह भी महत्व रहा। अगले जो महत्व रहा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य क्या होता है कि हम स्वयं किसी कार्य को करें, स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन करें, उसका उपभोग करें, मतलब हमको किसी दूसरे पर निर्भर न होने पड़े। तो ये महत्व भी समष्टि में प्राचीन काल में पाया जाता था। और ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब ग्रामीणों को लेकर, ग्रामीण उत्पादन को प्राथमिकता देकर सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया था। अगला जो महत्व था, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति, केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म और नीति के साथ अर्थ का विकास। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में समष्टि अर्थशास्त्र केवल भौतिक संपन्नता का अध्ययन नहीं था, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में संतुलन बनाए रखने की प्रणाली थी। कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य, याज्ञवल्क्य आदि के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में आर्थिक नीतियां सदैव लोक मंगल, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। समष्टि अर्थशास्त्र की प्राचीन भारतीय अवधारणा संपूर्ण समाज या राज्य के आर्थिक स्वरूप, समृद्धि और सामूहिक कल्याण की ओर केंद्रित थी, जिसमें सामाजिक न्याय, संपत्ति का वितरण और राज्य के आर्थिक प्रशासन को प्रमुखता दी गई थी। इस अध्याय से आप निम्न प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या थी, इसको हम अगर इस अध्याय को या आज के इस पीपीटी के माध्यम से जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर आप इसको अच्छे ध्यानपूर्वक सुनेंगे या इसको बार बार मनन करेंगे, तो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या थी, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। और इसी प्रकार आप प्राचीन भारत में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से थे, मतलब समष्टि किस प्रकार कौन कौन से प्रकार में पाई गई थी, इस प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हो। प्राचीन भारत में समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, इनको भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो।